हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ क्लास और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूँ। पॉलिटिकल सीन पे बहुत कुछ हो रहा है और अब इमरान खान साहब हैं, उनकी कुछ सहाफ़ियों से एंकर से मुलाकात हुई है और जिसमें वो फिर कह रहे हैं कि बजट के 1.5-2 महीने बाद जो है ना हुकूमत वो गिर जाएगी। और इससे पहले भी आपको पता है उन्होंने डेट्स वगैरह दी थी, लॉन्ग मार्च की थी, उन्होंने वो सब कुछ आपको पता है। मैं इसको रिपीट मैं उसमें क्या करूँ। अब वो ये कह रहे हैं कि बजट के 1.5-2 महीने बाद हुकूमत जो है खुद ब खुद गिर जाएगी। सो इसका मतलब ये है कि खान साहब अभी फ़िलहाल किसी मूड में नहीं है लॉन्ग मार्च धरने देने के, जब तक अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको थोड़ा सा उनको रिलीफ दिया और हुकूमत को कहा कि आपने फोर्स जो है ना यूज़ नहीं करनी। सो वक्ती तौर पर वो मामला वो पड़ गया, ठंडा पड़ गया। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि या तो इमरान खान साहब खुद फंस गए हैं, वो सारा उसको जुलूस धरनों की काल दे के, या उन्होंने इनको हुकूमत को फंसा लिया है। और मुझे आसिफ अली जरदारी की बात याद आ रही है, तो खान साहब भी वही फार्मूला जो है वो जरदारी साहब और पीटीएम पर लगाना चाहते हैं। जरदारी साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब को हम नहीं गिराएंगे, वो अपने बोझ से गिरेंगे। तो ये अलहदा बात है कि खैर वो बाद में इमरान खान साहब को गिराने में जरदारी साहब भी पेश थे। तो शायद अब इमरान खान साहब उसी कुलिये पर चलना चाहते हैं जनाब कि हम नहीं गिराएंगे इनको 1.5 साल में। ये शाहिद खान साहब हो गए, फिर उसके बाद वज़ीर आज़म साहब हो गए, शहबाज शरीफ साहब हो गए, जरदारी साहब जो भी हैं, बिलावल साहब, ये अपने बोझ तले ही ये गिर जाएंगे। या महंगाई इतनी हो रही है, इनसे मैनेज नहीं हो रही, मुल्क चलाना मुश्किल हो रहा है, ये उसी बोझ में आकर ये उसमें कुचले जाएंगे सियासी तौर पर। सो इनको गिराने का कोई फ़ायदा नहीं। सड़कों पे लोग ना, गर्मी है इतनी सारा आपके सामने है, लोग नहीं आएंगे, बिजली की लोड शेडिंग, दीगर इशूज़ हैं। सो वो चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ये स्टॉर्म जो है ना ये गैदर होना शुरू हो जाए और लोग खुद ब खुद जो है ना वो सड़कों पर आएँ या आने के लिए तैयार हों। वो शायद इमरान खान साहब कुछ वेट एंड सी कर रहे हैं कि मज़ीद इनसे मैस मचाएँगे ये जो मौजूदा हुकूमत है और इसके बाद लोग उनके साथ खड़े होंगे। स्पेशली जब से उनकी वो इकनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है कि इमरान खान साहब की हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है वो इतनी बुरी भी नहीं थी और उस इकनॉमिक फ्रंट पर बहुत सारी उनकी अचीवमेंट्स हैं जो उन्होंने शो भी की हैं और वो सामने भी हैं। सो मेरा ख्याल है वो वेट एंड सी कर रहे हैं कि चलें कुछ दिन देखते हैं, ज़रा गर्मियाँ गुजर जाएं, फिर अक्टूबर नवंबर में देखेंगे। जैसे धरना लेकर आए थे उसी वक्त का शायद इमरान खान साहब भी जो है वो भी मेरा ख्याल है इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मेरा आज की स्टोरी का मेन फोकस ये नहीं है ना, मैं इस पर ज़्यादा मैं टाइम आपको लेना चाहता हूँ। आज की जो बड़ी खबर डिवेल्प हो रही है वो है मुनिस अलई साहब के ये खिलाफ अभी आई है कि FIA जो है उनके खिलाफ तहकीकात करेगी और उन पे मनी लॉन्ड्रिंग के कोई उन पे मतलब वो आप पता है एक ही लफ्ज़ यहाँ पे होता है कि आपके मीन्स जो है बियॉन्ड इनकम है वो जस्टिफाई करें। कोई ऑफशोर कंपनीज़ के इल्ज़ाम हैं, कोई बाहर की प्रॉपर्टीज़ के इल्ज़ाम हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुनिस अलई साहब ने कहा जनाब कि हमारे ख़ानदान के खिलाफ इस तरह की पहले भी कार्रवाई होती रही और हम बड़े सुरखरू होकर निकले हैं। अब की दफ़ा भी वो कह रहे हैं सुरखरू होकर निकलेंगे और उन्होंने वही बात की जो आपके मेरे कान सुन कर पक गए हैं। सिर्फ मुनिस अलई साहब ने पूरे मुल्क के सियासतदान जी ये कहते हैं जनाब सियासी इंतकामी कार्रवाई है क्योंकि हम इनके साथ नहीं खड़े हुए। उन्होंने हमें कहा जी हमारे साथ मिल जाए, हम नहीं मिले तो अब मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ जो है ना वो शुरू हो गई हैं। और इसके बावजूद उन्होंने कहा जनाब हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए और खड़े रहेंगे। हुकूमत दूसरी तरफ कहती है जनाब FIA की टीम बना रहे हैं, जो GIT बनेगी, GIT तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो मुनिस अलई साहब के जितने भी उनके इस तरह के इल्ज़ामात हैं उनकी तहकीकात करेगी। ये पहला केस बड़ा केस है जो मेरा ख्याल है सामने आ रहा है। अब 2-4 चीज़ें इसमें बड़ी मज़े की हैं। एक तो यह है कि आप ज़रा बदलते हालात देखें। मुनिस अलई साहब भी ठीक कह रहे हैं कि यही शहबाज शरीफ साहब थे या भी कुछ अर्सा पहले की बात है, महीना डेढ़ पहले की, ये केसेस तो पहले भी मौजूद थे। ये इल्ज़ामात मुनिस अलई साहब पे पहले भी थे, मनी लॉन्ड्रिंग के भी लग रहे थे, उन पे ऑफशोर कंपनीज़ के भी लग रहे थे, जायदाद के भी लग रहे थे और भी स्कैंडल थे 2-3 पहले भी इल्ज़ामात लगते रहते थे उन पर, जिसका वो जवाबात देते रहे जी ये सारी बातें झूठ हैं या गलत हैं। ये 1.5-2 महीने पहले तक तो शहबाज शरीफ साहब खुद उनके घर गए थे और उनको कहा जी आप वज़ीर आला बन जाए चौधरी परवेज़ अलई साहब को, कोई मसला नहीं था उनको। सो मसला किस वक्त पैदा हुआ है जब वो इमरान खान साहब के साथ मुनिस अलई साहब जो चौधरी परवेज़ अलई साहब ने खड़े होने का फैसला किया है। साथ ही इनको याद आ गया कि ओहो ये तो मुनिस अलई साहब जो है ना जनाब इन पर तो केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के हैं, बला बला फलाने हैं, या बनाए जा सकते हैं तो बनाए। ये पाकिस्तान का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इससे पहले इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जनाब पूरे यहाँ पे 15-20 साल तक उन्होंने इनको चौधरी साहबान को, मुझे याद है खुद मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था पार्लियामेंट में, उन्होंने इतना बड़ा पलंदा उन्होंने हमें पेश किया। तो दस्तावेज़ात नेशनल बैंक की थी, शायद कोई MCB की भी थी, एक दो और बैंकों की थी। उन्होंने कहा ये देखें जी गुजरात के चौधरी लूट गए, तबाह कर दिया, बैंक लूट गए, कर्जे माफ़ करवाए, चोर हैं, डाकू हैं, बुलाओ। ये मैं उसमें मौजूद था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने इनको दौड़ाए रखा चौधरियों को जनाब, पूरे का पूरा जलसे जुलूसों में जहाँ पर भी गए इनको दौड़ाए रखा। आप जनाब उन्हीं इमरान खान साहब ने उन्हीं के साथ मिलकर हुकूमत भी बना ली, उन्हीं के साथ मिलकर स्पीकर भी बन गए, उन्हीं से वोट लेके वज़ीर आज़म भी बन गए। उन्हीं के बेटे को उन्होंने जिसकी मुनिस अलई के बारे में कहते थे मुझे इनकी शक्ल पसंद नहीं, शक्ल भी पसंद आ गई और उनको वज़ीर भी बना लिया जनाब। और इन्हीं के दौर में नैब ने पहली दफ़ा ये काम किया कि नैब फाइलें लेकर गया और इन्होंने अदालत को कहा जी हम चौधरियों का 20 साल पुराना केस है, बंद कर रहे हैं। जो 20 सालों में चौधरी खुद नहीं बंद कर सके थे, वज़ीर आला रहे, निगरान वज़ीर आज़म रहे चौधरी
असद शुजा साहब हैं, उसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर परवेज़ इलाही साहब हैं, वो बंद नहीं करा सके थे। इमरान खान साहब के दौर में शहजाद अकबर साहब उन दिनों में नैब को चला रहे थे। आपने सलीम साफ़ी साहब की वो आपने इंटरव्यू देखा होगा जो उन्होंने तैयबा फ़रूक साहबा का किया है कि कैसे उनके पास जो ये वीडियोज़ थी उनकी उनकी कोई नज़ेबा या उसकी काबिल एतराज़ कोई उस तरह की थी जो चेयरमैन की उन्होंने बनाई थी। इमरान खान साहब और आज़म खान साहब ने उनसे USB में लेकर वो वीडियोज़ ली थी और चेयरमैन नैब को उन्होंने जनाब उसके बाद ब्लैकमेल करके अपने केसेस भी ख़त्म करे, अपने यारों दोस्तों को ख़त्म करे। शायद उसी हल्ले में मेरा ख्याल चौधरी साहबान का केस वो भी फारिग हो गया। अदालत में जाके खुद कहा कि इस केस को हम परसू नहीं करना चाहते। चौधरी अच्छे हो गए, इमरान खान साहब के साथ मिल गए। मैं तरीके वारदात बता रहा हूँ सारी चीज़ों को। अब सवाल ये है कि क्या इस मुल्क में कोई चीज़ एहतसाब हो सकता है? मुझसे पूछें, नहीं हो सकता। वो हमारे दोस्त हैं वहाँ पे, तबस्सुम भट्ट साहब हैं, उसमें USA में होते हैं, इमरान खान साहब के बहुत बड़े हामी हैं और वो अक्सर मुझे वीडियोज़ और मैसेजेस भेजते रहते हैं। वो पहले भेजते थे, अब तो मतलब जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन कर फिर भेजनी बंद कर दी। पहले भेजते थे कि रऊफ़ साहब तुसी कुछ भी कर लो, होना कुछ भी नहीं। ये बड़ा उनका मशहूर ज़माना डायलॉग था भट्ट साहब का, होना कुछ भी नहीं तुसी। बात उनकी ठीक है, होना कुछ भी नहीं। बंदा बस लुटेरा हमारी मर्ज़ी का होना चाहिए। मेरी मर्ज़ी का बंदा आज लुट ले, दिल्ली लुट ले, वो मतलब वो आके कहते बरेली का बाजार लुट जाए, मुझे कोई मसला। लुटेरा मेरी मर्जी को, अगर आपकी मर्जी का लुटेरा आ गया तो फिर मुझे प्रॉब्लम है भाई साहब। सो हर एक ने अपने अपने लुटेरे बांटे हुए हैं और उनका दिफा के लिए दिन रात लड़ाया, झगड़े, मार कुटाई, गाली गलोच हम सुनते रहते ट्विटर पर लगे रहे। बहरहाल कमिंग टू द पॉइंट, तो FIA जो है ये किस काम के लिए बनी है? मुझे मतलब इसकी समझ नहीं आ सकी कि इसी काम के लिए बनी है कि आपने टूल बनना है या हुक्मरानों के लिए। कोई एक दो बंदे मुझे याद पड़ते हैं जो शायद आए थे जिन्होंने FIA का किरदार करैक्टर ठीक किया था। तारिक परवेज़ साहब का बड़ा नाम था, DG FIA थे, उन्होंने बड़ा काम किया हुआ है। उनकी जनाब मुशर्रफ साहब के दौर में थे, वो बड़े इंडिपेंडेंट थे। फिर उनके बाद कोई बड़ा नाम आया, वो आया था, आपको याद होगा, तारिक खोसा साहब थे, वेरी बिग नेम, उन्होंने आके FIA को खड़ा किया। फिर हमने देखा उसमें बशीर मेमन साहब है, वो खैर आके कंट्रोवर्सीज का शिकार हुए, लेकिन उनका जो बड़ा जो कारनामा था वो उनका था कि आसिफ अली जरदारी को उन्होंने पकड़े थे। ये जो फेक करेंसी अकाउंट थे 40 बिलियन रुपीज़ के, जिसमें मलिक रियाज साहब के कुछ दामाद बेटे सारे लोग शामिल थे। उसमें अनवर मजीद भी था, गनी मजीद भी था, जिनके ये शौकत तरीन साहब के समधी हैं सारे। ये देखना इलीट कैसे एक दूसरे के साथ ये रिश्तेदारों में जुड़ी हुई है, सारे के सारे एक हुए। उन्होंने उन पर हाथ डाला। आसिफ अली जरदारी साहब भी गिरफ्तार हुए थे, ये फरियाल तालपुर साहबा भी हुए थे, गनी साहब भी हुए थे, अनवर मजीद भी हुए थे, सारे। वो किधर गया केस? किसी को याद है? वो इमरान खान साहब के दौर में आए थे और इमरान खान साहब उस वक्त बड़ी उसको शाबाश देते थे बशीर मेमन साहब को, वाह वाह भाई आपने बड़ा कमाल किया, जरदारी साहब को आपने फंसा लिया है। कभी सुना है जरदारी साहब बादशाह रिहा भी हो गए, वापस भी आ गए, प्लेयर भी बन गए। जरदारी साहब पे भारी यहाँ पे उन्होंने हुकूमतें गिरा दी हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। वो दोबारा बादशाह टाई कोट लेके हाथ में जो होती थी स्टिक वगैरह, कालर शारल, वो गले में जो यूं करके वो चलते थे, सब कुछ ख़त्म हो गया बिल्कुल माशाल्लाह। वो हेल्दी हैं, ठीक है। जेल में थे तो लगने वाला था कि अल्लाह खैर करे कि पता नहीं क्या हो जाएगा इनको, कुछ जेल से निकलते हैं, उन्होंने हुकूमतें गिरा दी हैं। ये आपको FIA की दूसरी कार्रवाई में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ कई मतलब आप हंसी आते, मैं सीरियस बता रहा हूँ। आई स्टॉप टेकिंग दीज थिंग्स वेरी सीरियसली। आप भी रिलैक्स है, कुछ नहीं होने वाला। भट्ट साहब वाली बात कुछ नहीं होना यहाँ पे, बस चस्के के लिए चीज़ें हैं, होती रहेंगी सारी इसके बाद। और फिर इमरान खान साहब चाहते थे, उनमें ख्वाजा आसिफ साहब पे फलां 15-20 लोगों को लिस्ट दी उन्होंने, उनको बशीर मेमन साहब को, इन पर भी केसेस बनाए। किसी पे कोई गद्दारी का बना दें, आर्टिकल 6 बना ले, किसी मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी। खैर वो डट गए वो बशीर मेमन साहब, जनाब कि ऐसे तो मैं काम नहीं करता। जो बाद में उनके साथ हशर करने की कोशिश की गई वो भी आपके सामने कि इमरान खान साहब नाखुश हुए, फोर्स लीव पे भेजा। वो रेजिग्नेशन, अनरेबल आदमी थे बशीर मेमन, उन्होंने इस्तीफा मुँह पर मारा, उन्होंने रखें अपनी नौकरी, उन्होंने अपनी रखें सारा कुछ। ये मैं जा रहा हूँ। अब ये नई चीज़ है, FIA कह रही है। फिर दरमियान में आपने देखा होगा जनाब के शहजाद अकबर साहब ने डॉक्टर रिजवान के ज़रिए, इमरान खान साहब वगैरह, वो उन्होंने केस उन्होंने बनाए, जहांगीर तरीन पे बने, दीगर लोगों पे बने, जिस पे दोनों पार्टीज़ के अपने व्यूज़ थे, वो आपने साहब ने सुन रहे होंगे। अब बड़ी मज़े की चीज़ ये है जो मुझे समझ नहीं आ रही कि मुनीस अली साहब का कैसे हिसाब होगा। अच्छा, फिर शरीफों का हमने देखा, वो नैब के तरीके से वो जिस तरह सज़ाएँ हुई, ज़मानतें हुई, जिस तरह वो बहर गए और उनको यहाँ से डीलें दी गई, अदालतों से रिलीफ मिले, कंप्रोमाइज़ हुए। वो पनामा वाला केस जो था, कितनी बड़ी सज़ाएँ थी, वो सब आपने देख ली होंगी किस तरीके का वो बहर चले गए। और मरियम नवाज साहब आज भी बादशाह धड़ल्ले से ज़मानत पे हैं और वो सारी की सारी तकरीरें भी हो रही हैं, चीज़ें भी हो रही हैं। लास्टली अब जो मुझे अब समझ नहीं आ रही वो है मुनीस अली साहब पे। मुनीस अली साहब एक बड़ा केस है, मैं किसी वक्त पूरा तफसील से आपके साथ, आपको पता तो होगा लेकिन फिर किसी वक्त बात करेंगे कि इन्होंने यहाँ पे आया था, इसका NACL का स्कैंडल आया था, नेशनल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी का, 2 अरब रुपए का। इनके दोस्त थे एक उस वक्त मोहसिन बड़ाई थे, हबीब बड़ाई साहब वज़ीर थे इस मुशर्रफ दौर के, उनके साथ मिलकर इन्होंने 2-2.5 अरब रुपए की ज़मीन जो है ना, जिसकी टोटल लागत 30-40 करोड़ रुपये बनती थी, लाहौर में एक हाउसिंग सोसाइटी टाइप करके इन्होंने 2 अरब या 1.5 अरब की बेच दी थी उसको, मतलब पूरा 1 करोड़ रुपये ज़्यादा पे बेची थी। स्कैंडल सामने
है इफ्तिखार चौधरी साहब ने उस पर जनाब वो लिया, सुओ मोटो लिया, और मुनिस अली साहब जो है गिरफ्तार हो गए थे उसमें, और इनके मतलब है उसमें हबीब वड़ैच साहब के बेटे भी वो कर लंदन भाग गए थे। मोहसिन जो है वो अच्छा खासा केस चला था, बाद में प्ली बारगेन करके मोहसिन वड़ैच ने उनको पैसे वगैरह दिए, लेकिन मुनिस अली साहब जो है उसमें अच्छे खासे ये गिरफ्तार रहे थे। और इनको उस वक्त की हुकूमत थी, क्योंकि वालिद साहब जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे परवेज इलाही साहब, तो उस वक्त यहाँ पे ये रहमान मलिक साहब थे, वो वज़ीर दाखिला थे, गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, जरदारी साहब आपको पता है वो थे प्रेसिडेंसी में बैठे थे। उन्होंने जनाब ऐसा कर करा क्रू के पूरे उस वक्त के FIA के डायरेक्टर थे ज़फ़र कुरैश साहब, इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उनका ट्रांसफ़र करवा दिया उन्होंने। फिर बहुत सारे FIA के लोग उस वक्त, बाकी लोग तो किसी को गवादर भिजवा दे, किसी को क्वेट, और रहमान मलिक साहब जो सारी चीज़ें पीछे से मैनेज कर रहे थे। मतलब ये था कि इनको वो ना हो सके, इनके खिलाफ कोई तहकीकात ना हो सकें और इनको बरी कराया जाए। आखिर पे उन्होंने एक छोटी कोर्ट से कहीं से लाहौर से बरी करवा भी लिया था, और सुप्रीम कोर्ट की बकायदा जजमेंट थी, ये उन्होंने की थी 5/11/2013 को, मेरे पास काफ़ी मौजूद है आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था इफ्तिखार चौधरी साहब थे उस बेंच के सरबराह थे, साथ में जस्टिस जवाद खाजा थे, जिसमें उनके साथ एक और थे जस्टिस साहब थे, हानी मुस्लिम साहब थे। इन तीनों का मुश्तरका फैसला था, जिसमें बाकी छोड़ दें वक्ती तौर पर कि कैसे ब्यूरोक्रेसी, कमर जमा चौधरी साहब का बड़ा उन्होंने उनके खिलाफ आगे सख्त रिमार्क्स दिए थे, जिनको बाद में इन्होंने आगे चेयरमैन नैब भी बना दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने खासे सख्त रिमार्क्स दिए थे। तो उसमें इन्होंने कहा था जनाब कि मुनिस अली साहब के अकाउंट में भी उसी NACL स्कैंडल से पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे, और उस वक्त इनके अकाउंट में 11,83,000 पाउंड जो हैं वो पड़े हुए थे, शिफ्ट हुए थे। तो उन्होंने कहा अब ये भी रिकवर किए जाएँ। जनाब अली आज 10 साल हो गए, कोई पैसे रिकवर नहीं हुए। मुनिस अली साहब इलेक्शन भी लड़ लिया उन्होंने, वो जनाब उस वज़ीर भी बन गए, डट के खड़े भी हुए हैं, और फिर कह रहे हैं हमारे खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मुझे भट्ट साहब भी याद आ रहे हैं जनाब कि ये सारी चीज़ें हैं। वो चले भी गए, मुनिस अली 2-4 दिन जेल में पहले गए थे, ज़मानत करा के आ जाएंगे और विक्ट्री के निशान बनाएंगे। सब कुछ यहाँ पर यही चलता है, जैसे नवाज शरीफ साहब विक्ट्री के निशानात बनाते रहे, शहबाज शरीफ साहब देख रहे हैं वो उन पर केसेस हैं, वो मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए जेल से हैं, जरदारी साहब फेक करेंसी अकाउंट से हैं, वो इस मुल्क के जनाब सदर भी बन गए, किंग मेकर है इस वक्त। इसके बाद मुनिस अली भी बन जाएंगे जनाब, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना आपको पड़ता है ना हमें पड़ता है, बस ठीक है खबर होती है, स्टोरी होती है, आपके साथ शेयर करते हैं। बस मुझे मुनिस अली साहब को ना एक उनको दोस्त हैं, भाई है मेरे, बड़े मुझे अजीज़ हैं, मेरे उनको सिर्फ एक तसल्ली देनी थी, वही ये तबस्सुम भट्ट साहब वाली बात, होना कुछ भी नहीं, तुझे बिल्कुल परेशान नहीं होना मुनिस साहब, होना कुछ भी नहीं।